साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और मैं आपका होस्ट एवं दोस्त सुखजीत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन मेरिट इस मुहिम के अंतर्गत। देखिए, इससे पहले के भागों में हमने कुछ प्रश्नों का अध्ययन किया था, जिसमें आपके अपठित पद्यांश को हल करवाया गया, कैसे आप इसके उत्तर देंगे। इसके अलावा अपठित गद्यांश में किन बातों का ध्यान देना है, कैसे आसानी से इन्हें हल किया जा सकता है। इसके अलावा प्रश्न 2 जो आपका रिक्त स्थान की पूर्ति का 6 अंक का रहेगा, इन्हें हमने हल किया। और प्रश्न 1 जो आपका वस्तुनिष्ठ विकल्प सहित रहेगा, इसके 12 अंक के प्रश्न रहेंगे। इन सभी को हम हल कर चुके हैं। तो आज इसी के अंतर्गत हम बात करते हैं खंड ब की। देखिए, खंड ब में आपके 5 से लेके 9 तक के प्रश्न रहने वाले हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। कुल 10 अंक का ये भाग रहेगा। उत्तर सीमा 40 शब्दों तक की रहेगी। तो 5वां प्रश्न है आपके लिए, एंकर बाइट से आप क्या समझते हैं। देखिए, जो भी प्रश्न हो उन्हें उचित प्रकार से हल करना अत्यधिक आवश्यक रहता है और इस प्रकार आप इन्हें हल करें ताकि आपके अच्छे अंक आपको प्राप्त हो सके। तो बाइट का शाब्दिक अर्थ कथन होता है। टेलीविजन पर किसी समाचार को सार्थकता प्रदान करने के लिए उस घटना से संबंधित बाइट दिखाई जाती है कि कोई भी समाचार है उसे प्रमाणित किस प्रकार किया जाए, उससे संबंधित कोई बाइट दिखा दी जाती है, कथन दिखा दिए जाते हैं। घटना से संबंधित व्यक्तियों के कथन को दिखाकर अथवा सुनाकर बाइट पर टिके समाचार को प्रमाणिकता प्रदान करने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा प्रश्न है आपके प्रश्न 6, रावण की बात सुनकर कुंभकर्ण ने क्या कहा। तो आइए देखते हैं क्या कहा कुंभकर्ण ने। गोस्वामी तुलसीदास कृत लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। देखिए, रचना का नाम लिखें, उद्धरण चिन्ह में इसे लिखें। के आधार पर रावण के अभिमान से युक्त वचनों को सुनकर कुंभकर्ण ने बिलखना आरंभ करते हुए रावण से कहा कि मूर्ख, तूने जगत जननी सीता का हरण किया है और अब तू अपना कल्याण चाहता है। तेरा कल्याण अभी संभव नहीं है। यदि तू अपना कल्याण चाहता है तो राम के चरणों में शरण पा ले और उनसे क्षमा की याचना कर। प्रश्न 7 है आपके लिए, आर्गवध की शिरीष के साथ तुलना क्यों नहीं की जा सकती। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत शिरीष के फूल के आधार पर यह अभिव्यक्त है कि आर्गवध अर्थात अमलतास वसंत में खिलकर केवल 10 से 15 दिन के लिए ही बना रह सकता है, जबकि शिरीष पुष्प वसंत के आगमन के साथ लहक उठता है, आषाढ़ तक निश्चित रूप से मस्त बना रहता है और मन रम गया तो भादों तक भी बिना किसी बाधा के वातावरण में बना रहता है। इस कारण इसकी तुलना शिरीष से नहीं की जा सकती है। प्रश्न संख्या 8 है, यह भी 2 अंक का ही रहेगा। अजायब घर में कौन कौन सी चीजें रखी गई हैं। देखिए, लेखक ओम थानवी द्वारा रचित अतीत में दबे पांव के आधार पर यह अभिव्यक्त होता है कि अजायब घर में रखी पंजीकृत चीजों की संख्या 50,000 से कुछ अधिक है। इनमें काला पड़ गया गेहूं, तांबे और कांसे के बर्तन, मोहरे, वाद्य, चाक पर बने विशाल मृद भांड, उन पर काले भूरे चित्र, चौपड़ की गोटियां, दिए, मापतोल के पत्थर इत्यादि चीजें रखी गई हैं। प्रश्न संख्या 9 है, मोहनजोदड़ो को नियोजित शहर कैसे कहा जा सकता है। लेखक ओम थानवी द्वारा रचित अतीत में दबे पांव के आधार पर यह स्पष्ट है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा प्राचीन भारत के ही नहीं, दुनिया के सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं। मोहनजोदड़ो जिस कालखंड में निर्मित किया गया, उस समय सुनियोजित नगर का निर्माण एक अनूठी मिसाल ही कहा जाएगा। यहाँ शहर की लगभग सभी सड़कें सीधी या फिर आड़ी हैं। इसे ग्रिड प्लान भी कहा जाता है। देखिए, एक प्रश्न ये भी हो गया, ग्रिड प्लान किसे कहा जाता है। नगर की लंबी चौड़ी सड़कें, कमरे, रसोई, सीढ़ियां तथा निश्चित माप के आधार पर घरों का निर्माण करने की योजना को देखकर इसे एक नियोजित शहर कहा जा सकता है। तो खंड से आपके 10 अंक के प्रश्न हैं जो आप इस प्रकार लेखन करें, निश्चित रूप से अच्छे अंक प्राप्त होंगे। साथियों, इससे आगे कुछ प्रश्नों को भी हल करते हैं, देखते हैं उसके पश्चात कौन कौन से ऐसे भाग हैं। देखिए, खंड स में आपके जो प्रश्न आने वाले हैं वो आपके 10 से 13 तक के प्रश्न तो 60 से 80 शब्दों में हल करने होंगे तथा प्रश्न संख्या 14 व 15 आपके 80 से 100 शब्दों में रहने वाला है। तो प्रश्न संख्या 10 जो है वह आपके पद्य भाग पर आधारित होगा।
जिसमें आपके अथवा में प्रश्न होंगे, उनमें से कोई एक प्रश्न आपको हल करना है। प्रश्न संख्या 10 हमारे पास इस प्रकार है कि भ्रातृशोक में विह्वल राम की दशा को अपने शब्दों में लिखिए। 3 अंक का ये प्रश्न होगा। तो भक्त कवि तुलसीदास ने लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप के अंतर्गत लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने पर राम लक्ष्मण के जीवन के संकट का आभास कर राम लक्ष्मण के जीवन के संकट का आभास कर साधारण मनुष्य की तरह विलाप करने लगते हैं। राम कहते हैं कि मैं माता सुमित्रा को भला क्या उत्तर दूंगा, तुम्हारी मृत्यु का समाचार उन्हें भला कैसे सुनाऊंगा, तब उनके हृदय पर क्या बीतेगी। उन्होंने सभी प्रकार से सुखद जानकर, यहाँ प्रश्न चिन्ह रखेंगे, सुखद जानकर तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में सौंपा था, मैं अपने इस अपराध को भला कैसे व्यक्त कर सकूंगा। तो इस प्रकार उनके विह्वल दशा का यहाँ चित्रण किया गया है। दूसरा प्रश्न आपके अथवा में इस प्रकार है कि फिराक गोरखपुर की रुबाइयों की भाषा एवं प्रसंग सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी की याद दिलाता है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इसका उत्तर इस प्रकार होगा कि फिराक गोरखपुरी की रुबाइयों की भाषा एवं प्रसंग सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करती है। फिराक गोरखपुरी की भाषा उर्दू है, परंतु उन्होंने हिंदी और लोक भाषा का भी प्रयोग अपने काव्य में किया है। जिस प्रकार बालपन में कृष्ण जल में चंद्रमा के प्रतिबिंब को देखकर बाल हट कर उसे प्राप्त करने की जिद करते हैं और माता यशोदा से कहते हैं कि यदि वांछित वस्तु प्राप्त नहीं हुई तो मैं तुम्हारी गोद में नहीं आऊंगा, दूध नहीं पीऊंगा, चोटी भी नहीं करवाऊंगा। यथा इस प्रकार कुछ बातें कहते हैं जो काव्य में इस प्रकार है। मैया मैं तो चंदा खिलौना ले हो, जय ही लोटी धरनी पर भई तेरी गोद नाए हो। कवि सूरदास का यह वात्सल्य वर्णन का रूप फिराक की रुबाइयों में भी हमें देखने को मिलता है। जैसे आंगन में ठुनक रहा है जिद्दाया है, बालक तो हुई चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे देकर कह रही है माँ देख आईने में चांद उतर आया है। तो उपयुक्त कथनों के माध्यम से हमें सूरदास का वात्सल्य वर्णन भी स्मरण हो आता है। तो इस प्रकार आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 11 की। प्रश्न संख्या 11 में हमारे सामने प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर की कल्पना के आदर्श समाज के 3 बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। तो कल्पना के आदर्श समाज में 3 बिंदु जो थे, स्वतंत्रता, समता, भ्रातृता, इन बिंदुओं का हमें इसमें लेखन करना है। तो देखिए किस प्रकार हमें इसका लेखन करना है। तो डॉक्टर अंबेडकर कृत एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, देखिए भाषण का अंश है इसके के आधार पर उन्होंने आदर्श समाज के 3 तत्व बताए, जिनमें स्वतंत्रता है, समता व भ्रातृता है। लेखक के अनुसार किसी आदर्श समाज में भाईचारे की भावना इतनी गतिशील होनी चाहिए कि कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक आसानी से संचारित हो जाए। यह भाईचारा दूध पानी के मिश्रण की तरह तथा लोकतंत्र की भावना की तरह होना चाहिए। स्वतंत्रता के आधार पर जब हम सभी को आवागमन की स्वतंत्रता, जीवन तथा शारीरिक सुरक्षा की स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, तो किसी भी व्यक्ति को अपनी योग्यता, शक्ति, सामर्थ्य के आधार पर कार्य का चुनाव करने की भी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। इसी प्रकार लोग शारीरिक, वंश परंपरा के आधार पर, सामाजिक उत्तराधिकार के आधार पर समान नहीं होते, अतः इन आधारों पर भेद नहीं किया जाना चाहिए। मनुष्य के स्वयं के प्रयत्नों के आधार पर समता में भेद किया जा सकता है, अन्य किसी आधार पर नहीं। तो ये इसके 3 बिंदु थे जिसका इस प्रकार से लेखन किया गया है। अगला अथवा में प्रश्न रहने वाला है आपके, जो आपके गद्य भाग से होगा, यह भी आपके 3 अंक का ही रहने वाला है। तो शीरीष के वृक्ष, कबीर और कालिदास में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या समानता दी। शीरीष के वृक्ष में, कबीर और कालिदास में। तो इसका उत्तर देखते हैं क्या है और कैसे लिखना है हमें। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित शीरीष के फूल ललित निबंध के आधार पर लेखक ने अभिव्यक्त किया है कि किस प्रकार भीषण गर्मी, आंधी, वर्षा, जब उमस से प्राण बोलता है तथा लू से हृदय सूखता है, तब भी शीरीष अब दूत की भांति अविचल रहकर अपनी अजेयता का मंत्र प्रचार करता है। यह कोमल होते हुए भी कठोर है। इसके फल इतने कठोर होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी अपना स्थान नहीं छोड़ते। कबीर भी बहुत कुछ इसी शीरीष के ही समान थे, मस्त और बेपरवाह, सरस और मादक। कालिदास भी इसी प्रकार एक अनासक्त योगी थे, किसी के बाह्य सौंदर्य के बाह्य आवरण को भेद कर उसके भीतर तक पहुंच सकते, सुख दुख की स्थिति में समान रहने वाले उस किसान की बाती थे, जो किसी सूखे गन्ने को भी भूमि में स्थान देकर फसल द्वारा रस की प्राप्ति कर सकते थे। इस प्रकार लेखक ने अनासक्ति, सरसता व मादकता तथा बेपरवाह का गुण इनमें समान रूप से देखा है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 12 की, जो हमारे 3 अंक का होने वाला है। इसमें वेतान जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसके अंतर्गत प्रश्न आएगा। तो प्रश्न हमारे सामने, टूटे फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ अपने समय के दस्तावेज भी होते हैं, इन्हें
हमें अभिव्यक्त करना है। तो देखते हैं किस प्रकार हमें लिखना है, इसका लेखन किस प्रकार करना है। उपयुक्त कथन की पुष्टि लेखक ओम थानवी द्वारा रचित अतीत में दबे पांव रचना का अध्ययन करने पर होती है। हमारे अतीत से संबंध रखने वाली प्राचीन वस्तुएं तथा खंडहर भी हमें इतिहास के साथ संबंध बिठाने में सहायक होते हैं। वर्ष 1922 में राखालदास बनर्जी मोहनजोदड़ो में एक स्तूप की खोज में आए थे, परंतु खुदाई होने पर एक समृद्ध विस्तृत विशाल सभ्यता प्रकाश में आई। यहाँ प्राप्त खंडहरों से यह ज्ञात हुआ कि यह एक समृद्ध सभ्यता है, सुसंस्कृत सभ्यता थी। इसका निर्माण सुनियोजित ढंग से किया गया था। आज से 5000 वर्ष पूर्व की इस सभ्यता की ओर जब हम दृष्टिपात करते हैं तो हमारा हृदय इन भावों से गर्वित हो जाता है कि हमारे पूर्वज इस समृद्ध सभ्यता का प्रतिनिधित्व करने वाले रहे होंगे, परंतु यह भाव भी उत्पन्न होता है कि न जाने क्या कारण रहे होंगे कि उन्हें इतने समृद्ध शहरों को छोड़कर पलायन करना पड़ा होगा। यदि ऐसी सभ्यता आज बनी रहती तो हम अत्यधिक समृद्ध जीवन जी रहे होते। इस प्रकार टूटे फूटे खंडहर इतिहास के साथ साथ वर्तमान को भी जोड़ते हैं। अथवा में जो प्रश्न होगा वह भी वेतान का ही होगा। तो हमारा अगला जो प्रश्न है, इसे भारत का पुराना लैंडस्केप कहा गया है। यह कथन किसके बारे में है बताइए और उसकी प्राकृतिक विशेषताएं भी लिखिए। तो लेखक ओम थानवी द्वारा रचित अतीत में दबे पांव रचना का अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि मोहनजोदड़ो को भारत का पुराना नगर लैंडस्केप कहा गया है। भारत का अविभाजित सिंध प्रांत में स्थित है। ये सिंधु नदी का तटवर्ती इलाका है। यह सभ्यता लगभग 5000 वर्ष पूर्व की है। अन्य सभ्यताओं की भांति ही इस प्राचीन सभ्यता का उद्गम भी नदी घाटी तटवर्ती क्षेत्र ही था। यह क्षेत्र राजस्थान से काफी मिलता जुलता ही है, परंतु यहाँ रेत के टीले नहीं है। खेतों की हरियाली, खुला आकाश, चारों ओर सुनापन व शांति विद्यमान है। धूल, धूप, शीत व ग्रीष्म की भी समानता है। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं पुराने लैंडस्केप की, मोहनजोदड़ो की। तीसरा जो 13वां प्रश्न है आपके, वह वेतान का है। सिंधु सभ्यता कृषि कार्य में पारंगत थी, कैसे सिद्ध हुआ? लेखक ओम थानवी द्वारा रचित अतीत में दबे पांव के आधार पर स्पष्ट होता है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यहाँ के निवासी कृषि कर्म से भलीभांति परिचित थे। यहाँ लगभग 700 कुओं के आधार पर कहा जा सकता है ये जल संस्कृति थी। कुओं से सिंचाई होती थी। ज्वार, बाजरा, रागी की उपज भी होती थी। यहाँ पे खजूर, खरबूजा, कपास भी बोया जाता था। यहाँ प्राप्त खेती के उपकरण तांबे के थे। इनके आधार पर कहा जा सकता है कि सिंधुवासी कृषि कार्य में पारंगत थे। अथवा में अगला प्रश्न है आपके लिए, मोहनजोदड़ो के प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर है, लेखक ओम थानवी द्वारा रचित अतीत में दबे पांव का अध्ययन करने पर हमें यह पता चलता है कि मोहनजोदड़ो के सबसे ऊंचे टीले पर बौद्ध स्तूप है। देखिए, एक बात ऊंचे टीले की है और यह स्तूप 25 फीट ऊंचे चबूतरे पर 26 सदी पहले की ईंटों से इसे आकार प्रदान किया गया है। इस चबूतरे में भिक्षुओं के कमरे भी थे। इनके आसपास जब खुदाई की गई तो पता चला कि भारत का पुराना लैंडस्केप है। यह बौद्ध स्तूप हमारी प्राचीन सभ्यता का साक्षी है, जिसे देखकर हृदय रोमांच व हर्ष से परिपूर्ण हो जाता है। मोहनजोदड़ो के इस सिरे के हिस्से को पुरातत्व के विद्वानों द्वारा गढ़ कहकर भी संबोधित किया गया है। यह प्राचीन सिंधु सभ्यता की वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। मोहनजोदड़ो में यह अकेला स्तूप है जो अपने मूल स्वरूप के अत्यधिक नजदीक प्रतीत होता है। देखिए, प्रश्न संख्या 14 आपके जो है फीचर या आलेख में अथवा में प्रश्न आने वाला है। उसमें फीचर या आलेख का जो लेखन होगा उससे संबंधित अथवा फीचर आलेख से संबंधित कुछ प्रश्न भी हो सकते हैं। तो हमारा 14वां प्रश्न है, घरेलू हिंसा और महिलाएं विषय पर फीचर लेखन अथवा सड़क दुर्घटना एक विकट समस्या पर आलेख लेखन कीजिए। तो हम बात कर रहे हैं घरेलू हिंसा और महिलाएं, जो आपके फीचर लेखन दिए गए। फीचर लेखन लिखते हुए सबसे पहले तो मध्य भाग में पृष्ठ के विषय लिखना होता है, उसके बाद इसका उल्लेख करना होता है। जो हम इस प्रकार कर रहे हैं कि महिलाओं को समाज में समानता के अधिकार तथा स्वतंत्रता प्राप्त है। ऐसे कथन तब बेनामी प्रतीत होते हैं जब हम यह कहते पाए जाते हैं कि महिलाएं केवल घर में ही सुरक्षित है, उन्हें बाहर नहीं जाना चाहिए। जब हम ऐसे कथनों को अत्यधिक महत्व देते हैं तो निश्चित रूप से नारी को शारीरिक कष्ट दिए जाने की सूचनाएं मन को कौन देती है। हमें याद रखना चाहिए कि केवल शारीरिक शोषण ही हिंसा का परिचायक नहीं होता, अपितु किसी को मानसिक कष्ट दिया जाना भी हिंसा के अंतर्गत ही आता है। समाज में घरेलू हिंसा के कारण हमारे सामने उद्घाटित होते हैं, जैसे कई व्यक्ति पुरुषवादी सोच के कारण महिलाओं को केवल कामकाज करने तथा बच्चे पैदा करने वाली स्त्री की सोच से ऊपर नहीं उठने देना चाहते। कई ऐसे पुरुष जो कर्महीन हैं, व्यसनों के शिकारी हैं। जब स्त्रियां अपने घर के खर्च को उठाने के लिए अपने इस घर का भार अपने कंधों पर लेती है, तब भी वे अपनी स्त्रियों को प्रताड़ित ही करते हैं। इस कार्य में पुरुषों का ही हाथ नहीं है, अपितु कुछ स्त्रियां भी स्त्री की उपेक्षा निरंतर करती हैं। जैसे कुछ स्त्रियों द्वारा घरेलू परिवेश के आधार पर पति के समक्ष बहू की चुगली करना। ऐसे होने पर इन स्त्रियों के मूड अहंकार की तृप्ति होती है। कि इस प्रकार जब उनका जो अहंकार है वे अपने अहंकार को तृप्त करती हैं, उन्हें अत्यधिक खुशी मिलती है, इस कारण वो इस प्रकार कृत्य भी करती हैं।
ऐसी स्थिति में सरकार व सामाजिक संस्थाओं का सहयोग करना चाहिए। परिवार में नारी के प्रति संवेदन शून्य सोच को परिवर्तित करने की ओर बल देना चाहिए, तब इन स्थितियों में सुधार आ सकता है। तो अगला जो प्रश्न आपके वह आपके कवि और लेखक परिचय में अथवा में प्रश्न आने वाला है, 4 अंक का प्रश्न होगा। तो हमारे सामने अभी प्रश्न है, फिराक गोरखपुरी अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का परिचय लिखना है। तो बात करते हैं कवि फिराक गोरखपुरी के। देखिए, कवि फिराक गोरखपुरी जो है, इनका मूल नाम रघुपति साय है। जन्म इनका 1896 ईस्वी में गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु इनकी 1982 में हुई और मृत्यु स्थान नई दिल्ली था। पत्नी का नाम किशोरी देवी। इन्हें भाषा फारसी, हिंदी व ब्रज भाषा का ज्ञान था। देखिए, रचना इनकी है, शायरियां इन्होंने लिखी, गुले नगमा, नगमे साज, गजलिस्तान, शेरिस्तान, रूप, धरती की करवट, हजार दास्तान। नज़में इनकी हैं, हिंडुला, जुगनू, आधी रात, परछाइयां, तराने इश्क। विशेषता इनकी इस प्रकार है। पहली विशेषता है कि इन्होंने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत गजलों से की। दूसरी विशेषता है, गुले नगमा रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी प्रकार तीसरी विशेषता है, इन्होंने अपने परंपरागत भावबोध शब्द भंडार का उपयोग करते हुए उसे नई भाषा एवं नए विषयों से भी जोड़ा। अब बात करते हैं अथवा में लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी के परिचय की। तो लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी का परिचय इस प्रकार है। इनका जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ। मूल नाम इनका बैजनाथ था। पिता का नाम अनमोल द्विवेदी, माता का नाम ज्योतिषमती। मृत्यु 1979 ईस्वी में हुई। आधुनिक काल के कवि और इनकी काव्य भाषा परिमार्जित खड़ी बोली हिंदी रही। इनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। निबंध इन्होंने जो लिखे हैं वे हैं, अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, विश्व के दंत नाखून क्यों बढ़ते हैं, उपन्यास, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेखा, पुनर्नवा, अनाम दास का पुथा। इनकी विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली विशेषता है, आप हिंदी साहित्य के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंधकार, आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हुए। वर्ष 1973 में इन्हें आलोक पर निबंध संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया। वर्ष 1957 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इनके अनुसार जो साहित्य मनुष्य को उदार, संवेदनशील ना बना सके, वह कोरे कथनों से अधिक और कुछ नहीं है। तो साथियों, आज के इस भाग को यहीं समाप्त करते हैं। खंड द की जो बातें हैं वे आपसे हम इस वीडियो के अगले भाग में करेंगे, और खंड द में कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं, क्या क्या रहेगा, इसकी बातें अगले भाग में आपसे जरूर करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने साथियों के साथ इसे साझा करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिकाधिक अपने इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें, ताकि परीक्षा में निश्चित सफलता प्राप्त हो सके। वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।